हेलो दोस्तों, आर ओ आर के इस निःशुल्क प्रोग्राम में आपका स्वागत है और मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग इस प्रोग्राम से जुड़ के अपनी तैयारी को बहुत ही बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। तो इस निःशुल्क प्रोग्राम के अंतर्गत हम लोग उत्तर प्रदेश विशेष को ऑलरेडी खत्म कर चुके हैं, जिसकी 9 वीडियो है और उसमें पूरा सिलेबस खत्म हो चुका है। उसके बाद जो अगला विषय हम लोगों ने उठाया है वो है भारत का भूगोल, और इस भारत के भूगोल के अंतर्गत हम लोग भारत के भू आकृतिक प्रदेशों का अध्ययन कर रहे थे और उनमें हम लोग जो हिमालय है उसका अध्ययन पूरा कर लिया था। उसके बाद पिछली वीडियो में हम लोगों ने उत्तर भारत के विशाल मैदान का भी अध्ययन कर लिया और अब जो भारत के भूआकृतिक प्रदेशों के अंतर्गत तीसरी स्थलाकृति है वो है प्रायद्वीपीय पठार। ठीक है, क्या है? प्रायद्वीपीय पठार। और इसी प्रायद्वीपीय पठार का आज हम लोग अध्ययन करने वाले हैं और मोस्टली आज हम लोग इसकी दो आकृतियों को कवर करेंगे। एक है अरावली पर्वत और दूसरा है मालवा पठार। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले टेलीग्राम के बारे में आपको जानकारी दे देना चाहता हूं मैं कि आप सभी लोग टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करें। जो लोग ज्वाइन कर चुके हैं उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है, जो नए इस वीडियो पे आ रहे हैं वो सबसे पहले तो टेलीग्राम ज्वाइन करें और पिछली सारी वीडियोज़ को देखें ताकि भूगोल पर आपकी एक बहुत ही बेहतर पकड़ बन सके। ठीक है, और टेलीग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, तो आप वहां से जाके ज्वाइन कर सकते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रायद्वीपीय भारत का पठार। तो सबसे पहले यहाँ पर अगर हम लोग थोड़ा सा देखें तो ये उत्तर का पर्वतीय प्रदेश था, यानी कि हिमालय, इसको भी हम लोगों ने खत्म कर दिया। ये जो ग्रीन वाला पार्ट दिख रहा है हिमालय के दक्षिण में, ये है उत्तर भारत का विशाल मैदान। इसका हम लोगों ने पिछली वीडियो में ही पूरा अध्ययन कर लिया था। अब ये जो आपको दिख रही है स्थलाकृति कुछ इस तरीके से, ठीक है, ये है प्रायद्वीपीय भारत का पठार। ठीक है, अब सबसे पहले आपके दिमाग में एक चीज चल रही होगी कि आखिर ये प्रायद्वीप क्या होता है। ठीक है, क्यों इसका नाम हम लोग प्रायद्वीपीय भारत का पठार कहते हैं। तो जो प्रायद्वीप होते हैं वो भूमि के ऐसे खंड होते हैं जो तीन तरफ से जल से घिरे हुए होते हैं और एक तरफ स्थल होता है। तो थोड़ा सा आप इस स्थल को, इस स्थलाकृति को देखिए तो यहाँ भी जल है। ठीक है, पश्चिम में, पूर्व में भी जल है और दक्षिण में भी जल है, और इसके उत्तर में क्या है? उत्तर में है भूमि यानी कि स्थल। तो ऐसे भूमि के खंड जो कि तीन तरफ जल और एक तरफ स्थल से घिरे हुए होते हैं, उनको क्या कहते हैं? उनको कहते हैं प्रायद्वीप। बाद बाकी डेफिनेशन यहाँ पर लिखी है, वो भी मैं पढ़ देता हूँ। प्रायद्वीप भूमि के वे भाग होते हैं जिनके तीन तरफ जल और एक तरफ स्थल होता है। तो सबसे पहले आपने समझ लिया कि ये प्रायद्वीप क्या होता है, क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन सीधा सीधा इसी तरीके से पूछ लेता है, जैसे प्रायद्वीप क्या होते हैं, या फिर कहें अपक्षय क्या होता है, अपर्दन क्या होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें सीधी सीधी पूछ ली जाती हैं। ठीक है, अब हम लोग इसका अध्ययन करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि जो प्रायद्वीपीय पठार है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है। ठीक है, जैसा कि भारत को 6 भू आकृतिक प्रदेशों में बांटा गया है, तो उनमें सबसे बड़ा जो भौतिक प्रदेश है वो ये प्रायद्वीपीय पठार ही है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है और आपको ध्यान भी रखना है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश प्रायद्वीपीय भारत का पठार ही है। बाद बाकी इसकी आकृति को हम देखें तो ये कुछ ट्रायंगुलर फॉर्म में दिख रही है। कैसी? ट्रायंगुलर, यानी कि प्रायद्वीपीय भारत की जो आकृति है वो कैसी है? वो है त्रिभुजाकार। उसके बाद जब हम लोग भूआकृतिक प्रदेशों की स्टार्टिंग वाली क्लास को पढ़ रहे थे तो वहां पर हम लोगों ने देखा था कि जो प्रायद्वीपीय भारत है वो गोंडवाना लैंड का भाग है। ठीक है, गोंडवाना लैंड, जब हम लोग पैंजिया का अध्ययन कर रहे थे उसके दो पार्ट थे, अंगारा लैंड और दक्षिण वाला जो पार्ट था वो था गोंडवाना लैंड। उसी गोंडवाना लैंड का भाग ये प्रायद्वीपीय भारत है। उस वीडियो को आप लोगों ने अगर अभी तक नहीं देखा है तो पहले वहां जाइए तब यहाँ पर आइए, ताकि चीजें आप बेहतर तरीके से समझ सकें। उसके बाद देखो, जो प्रायद्वीपीय भारत है वो आर्कियन काल की चट्टानों से बना हुआ है। किस काल की? आर्कियन काल की। क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि भारत का प्रायद्वीपीय पठार या फिर भारत का प्रायद्वीपीय भाग किस काल की चट्टानों से बना हुआ है? तो वो बना हुआ है आर्कियन काल की
चट्टानों से। इसके बाद आपको एक चीज और ध्यान रखनी है कि जो ये प्रायद्वीपीय पठार है ये भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे प्राचीनतम भूखंड है। ठीक है, तो भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे प्राचीनतम भूखंड कौन सा है, तो ये प्रायद्वीपीय पठार ही है। अगर हम लोग इसकी औसत ऊंचाई की बात करें तो ये 600 से 900 मीटर ऊंचा है। यानी कि जो प्रायद्वीपीय पठार की अगर हम लोग औसत ऊंचाई की बात करें तो ये 600 से 900 मीटर ऊंचा है। बाद बाकी हम लोग इस प्रायद्वीपीय पठार के दक्षिणी बिंदु की बिल्कुल बात करें तो ये है कन्याकुमारी। ठीक है, तो यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं इनको थोड़ा सा हम लोग फिर से देख लेते हैं। एक तो प्रायद्वीप क्या होते हैं, समझ लिया, तीन तरफ जल और एक तरफ स्थल, ऐसी भूमि को हम लोग क्या कहेंगे, प्रायद्वीप। उसके बाद क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रायद्वीपीय पठार भारत का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है। उसके बाद इसकी आकृति की बात करें तो कैसी है, त्रिभुजाकार। प्रायद्वीपीय पठार गोंडवाना लैंड का भाग है, ये तो पहले ही आपको पता था। उसके बाद ये जो प्रायद्वीपीय पठार है ये आर्कियन काल की चट्टानों से निर्मित है। उसके बाद जो प्रायद्वीपीय पठार है वो भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे प्राचीनतम भूखंड है और इसकी औसत ऊंचाई कितनी है, 600 से 900 मीटर। बाद बाकी प्रायद्वीपीय जो पठार है उसका दक्षिणी छोर यहाँ पर है जो कि है कन्याकुमारी। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ें तो यहाँ पर देखो ये पूरा इस तरीके से मैंने मैप भी लगा लिया है। ठीक है, ये जो आपको इस तरीके से ये दिख रहा है ये पूरा आपका प्रायद्वीपीय पठार है। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पर क्या है कि जो प्रायद्वीपीय भारत के उत्तर के तरफ का जो ढाल है वो उत्तर की तरफ है। यहाँ पर अगर हम देखें उत्तर की तरफ प्रायद्वीपीय पठार को देखें तो इसका जो ढाल है यहाँ से ये उत्तर की तरफ है। ठीक है, और उसके बाद एक यहाँ पर पर्वत श्रेणी पड़ती है जिसको अभी हम लोग पढ़ेंगे, ये प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत ही आती है जो कि है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। तो इसी सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के बाद से प्रायद्वीपीय पठार का जो ढाल है वो कुछ पूर्व की तरफ हो गया है। तो आपसे अगर प्रश्न पूछा जाए तो आपको ध्यान रखना है कि प्रायद्वीपीय पठार के उत्तरी भाग का ढाल उत्तर की तरफ है और सतपुड़ा श्रेणी के बाद से यानी कि सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के बाद से इसका ढाल पूर्व की तरफ हो गया है। यही बात यहाँ पर लिखी है, प्रायद्वीपीय भारत के उत्तर के तरफ के पठार का ढाल उत्तर की ओर, जबकि सतपुड़ा, ये सतपुड़ा पहाड़ी है, के दक्षिण में प्रायद्वीपीय भारत का पठार का ढाल पूर्व की तरफ हो जाता है। बाद बाकी यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखनी है कि प्रायद्वीपीय पठार को पठारों का पठार भी कहते हैं। पठारों का पठार क्यों कहेंगे, क्योंकि ये बहुत सारे पठारों से मिलकर बना है। जब आप अभी पूरी तरीके से इसको देखेंगे तो यहाँ पर पाएंगे कि मालवा का पठार, दक्कन का पठार, छोटा नागपुर का पठार, शिलोंग का पठार, ठीक है, और दंडकारण्य का पठार, तो ये सारे पठार इस प्रायद्वीपीय पठार पर पाए जाते हैं, तो इसीलिए इसे पठारों का पठार भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो जो पहली स्थलाकृति का अध्ययन हम लोग इस प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत करने वाले हैं वो है अरावली पर्वत श्रेणी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग मैप में थोड़ा सा देख लें तो ये जो आपको दिख रही है इस तरीके से, ठीक है, ये क्या है, ये है अरावली पर्वत श्रेणी। ठीक है, और यह कहाँ पर है, अगर पूरे मैप में देखा जाए तो ये भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में फैली हुई है। और कहाँ से, गुजरात से, यहाँ पर गुजरात होगा, ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा दिल्ली। तो प्रायद्वीपीय भारत के उत्तर पश्चिम भाग में अरावली का विस्तार है, उत्तर और पश्चिम। ठीक है, तो उत्तर पश्चिम भाग में अरावली का विस्तार है और यह गुजरात के पालनपुर से दिल्ली तक 800 किलोमीटर में फैला हुआ है। तो गुजरात से लेके और दिल्ली तक इसकी जो कुल लंबाई है वो 800 किलोमीटर है। और गुजरात में यह एक गांव है, वहाँ से पालनपुर से स्टार्ट होती है। ठीक है, बाद बाकी लंबाई 800 किलोमीटर है इसकी। अब देखो आपको ध्यान रखना है कि जो अरावली पर्वत श्रेणी की सर्वाधिक लंबाई है वो कहाँ पर है, वो राजस्थान में है।
ठीक है, अरावली पर्वत श्रेणी की सर्वाधिक लंबाई राजस्थान में है, यह प्रश्न पूछा जा चुका है। अब आपको ध्यान रखना है कि दक्षिणी राजस्थान में, ठीक है, यहाँ पर दक्षिणी राजस्थान में अरावली पर्वत को जरगा पहाड़ी के नाम से जानते हैं। ठीक है, एक तो सर्वाधिक लंबाई अरावली पर्वत श्रेणी की कहाँ पर है, राजस्थान में, और राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्र में अरावली पर्वत को जरगा पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। बाद बाकी दिल्ली में बात करें तो इसी अरावली पर्वत को दिल्ली में दिल्ली रिज के नाम से जाना जाता है। ये देखो लिखा हुआ है दिल्ली रिज, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। दक्षिणी राजस्थान में जरगा पहाड़ी और दिल्ली में दिल्ली रिज, तो ये अन्य नाम है अरावली पर्वत श्रेणी के दक्षिणी राजस्थान और दिल्ली में। बाद बाकी यह गुजरात से दिल्ली तक फैला हुआ है, इसकी लंबाई 800 किलोमीटर है। ठीक है, उसके बाद देखो जो ये अरावली पर्वत है ये दुनिया का प्राचीनतम बलित पर्वत है। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि अरावली किस प्रकार का पर्वत है, बलित पर्वत। बलित पर्वत यानी कि फोल्डेड माउंटेन, जो कि हम लोगों ने किस समय पढ़ा था, ये जब हम लोग हिमालय के उत्पत्ति की व्याख्या कर रहे थे। तो मैं दोबारा नहीं बताने वाला हूँ, या बस इतना समझिए कि जो अरावली है वो भी एक बलित पर्वत है और यह दुनिया का प्राचीनतम बलित पर्वत है। ये फैक्ट पूछा जा चुका है। तो दुनिया का प्राचीनतम बलित पर्वत कौन सा है, अरावली। और इसका निर्माण काल कौन था, वो था प्री कैम्ब्रियन काल। ये भी क्वेश्चन यूपीपीसीएस में पूछा जा चुका है। तो आपको ध्यान रखना है कि अरावली पर्वत श्रेणी का निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ था। ये आप रट लीजिए, चाहे कैसे भी याद कर लीजिए। बाद बाकी देखो अरावली की अनुमानित आयु भी पूछी जा चुकी है, जो कि 570 मिलियन वर्ष पहले मानी जाती है। तो अरावली की अनुमानित आयु 570 मिलियन वर्ष, और ये तीनों चीजें पूछी जा चुकी हैं। बाद बाकी चौथी चीज भी पूछी जा चुकी है कि भारत में अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण कौन है, तो वो भी अरावली है। अच्छा, अवशिष्ट पर्वत क्या होते हैं, अवशिष्ट मतलब बचा हुआ भाग। तो जो मूल पर्वत था उसमें इतने मिलियन वर्ष लगातार अपर्दन होता रहा, और अपर्दन से क्या होता है कि पर्वत कट छट जाते हैं। तो जो अब अवशिष्ट भाग बचा है वही आपको इस अरावली के रूप में दिखता है। तो आपको ध्यान रखना है कि भारत में अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण अरावली है। तो यहाँ से 4 फैक्ट मिले। एक तो प्राचीनतम बलित पर्वत है, निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ था, अनुमानित आयु 570 मिलियन वर्ष, और भारत में अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण कौन है, अरावली। बाद बाकी अवशिष्ट पर्वत क्या होते हैं ये मैंने आपको बता दिया, बाद बाकी यहाँ पर लिखा भी हुआ है। आगे हम लोग बढ़ें तो अरावली के सर्वोच्च शिखर की अगर हम लोग बात करें तो ये कौन है, ये है गुरु शिखर। ठीक है, गुरु शिखर जो कि माउंट आबू के पास में स्थित है। माउंट आबू कहाँ पर है, सभी लोग जानते होंगे, बहुत भी अच्छा पर्यटन स्थल है, और माउंट आबू है राजस्थान में। तो आपको ध्यान रखना है कि अरावली का जो सर्वोच्च शिखर है वो गुरु शिखर है। पहले तो नाम याद करिए, गुरु शिखर, और ये कहाँ पर स्थित है, ये राजस्थान में माउंट आबू के पास में स्थित है। अच्छा, एक चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि जितनी भी भारत में पर्वत श्रेणियां हैं उनकी सर्वोच्च चोटी का नाम आपको जरूर पता होना चाहिए, साथ में वो कहाँ पर अवस्थित है। इनके संदर्भ में आयोग बहुत बार क्वेश्चन पूछता है। बाद बाकी देखो माउंट आबू के संदर्भ में एक फैक्ट मैं आपको और बता दूं कि जो माउंट आबू है वहां पर जैन धर्म का प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर भी स्थित है। जब आप लोग प्राचीन इतिहास मेरे साथ पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग इस दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है इसकी बात करेंगे। अभी सिर्फ इतना समझिए कि माउंट आबू में जैन धर्म का प्रसिद्ध मंदिर दिलवाड़ा मंदिर स्थित है, और इसी माउंट आबू में अरावली पर्वत की सबसे ऊंची श्रेणी गुरु शिखर स्थित है। उसके बाद देखो यहाँ पर क्या है कि जो अरावली है वो पश्चिमी भारत का मुख्य जल विभाजक है। अच्छा, जल विभाजक मतलब जो 2 अववाद क्षेत्रों को अलग अलग करे
उसको जल विभाजक बोलते हैं। अब ये जो अरावली श्रेणी है, ठीक है, ये किस तरीके से जल विभाजक का काम कर रही है तो थोड़ा सा देख लें। तो जो राजस्थान का ये वाला क्षेत्र है, यहाँ का जो अपवाह तंत्र है वो इस अरावली पर्वत श्रेणी के द्वारा जो गंगा का ये वाला अपवाह तंत्र है इसको ये अलग करती है, इसीलिए इसे जल विभाजक की संज्ञा दी गई है। जल विभाजक मतलब जो दो अपवाह क्षेत्रों को अलग अलग करे। तो राजस्थान का जो अपवाह क्षेत्र है वो ये है और गंगा का ये है, इसी को ये अलग कर रही है अरावली श्रेणी, इसीलिए इसे जल विभाजक की संज्ञा दी गई है। उसके बाद देखो, अरावली पर्वत जल विभाजक के साथ में जलवायु विभाजक भी है। कैसे जलवायु विभाजक है? देखो, अब यहाँ पर दो जलवायु प्रदेशों को ये अलग करती है। ये आपकी रही अरावली, इधर की जलवायु कैसी है? बहुत शुष्क है, और यहाँ पर देखो खूब वर्षा होती है इधर की तरफ, ठीक है। तो इस तरीके से ये जलवायु विभाजक का भी काम करती है, शुष्क जलवायु को, और यहाँ पर कैसी होगी? खूब वर्षा वाली क्षेत्र की जो जलवायु होगी उससे अलग करती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, अरावली पर्वतमाला पश्चिमी भारत की एक मुख्य जलवायु विभाजक भी है जो पूर्व के अपेक्षा, ठीक है, अधिक वर्षा वाले क्षेत्र को पश्चिम के अर्ध शुष्क और शुष्क क्षेत्र से अलग करती है। जैसा कि मैंने बता दिया, ये वाला ज़्यादा वर्षा वाला क्षेत्र और ये पूरी तरीके से या फिर थोड़ी बहुत ही यहाँ पर वर्षा होती है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि यहाँ पर वर्षा क्यों नहीं होती है। जब हम लोग भारत की जलवायु को पढ़ेंगे तब थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे, लेकिन अभी आप इतना समझिए कि जो यहाँ से दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर वाली शाखा होती है वो कुछ इस तरीके से बहती है। तो ये क्या है कि पश्चिमी घाट से टकरा के तो खूब वर्षा करती है, लेकिन जब ये यहाँ पर गुजरात होते हुए राजस्थान में पहुँचती है तो ये अरावली श्रेणी के समानांतर बहती है। और आपको पता ही होगा कि जो मानसूनी वर्षा होती है उसमें जो मानसूनी पवनें होती हैं वो तभी वर्षा करती हैं जब वो किसी पर्वत से टकराती हैं। अब ये क्या है कि जो दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर वाली शाखा है ये तो बिल्कुल अरावली के समानांतर यानी कि पैरेलल बहते हुए निकल जाती है और इसे टकराने का अवसर नहीं मिलता है। इसीलिए यहाँ पर जो अरावली के ये वाला जो क्षेत्र है आप देख रहे हैं, एक मिनट, हाँ, ये जो क्षेत्र है अरावली का, यहाँ पे देखो ये अरावली पर्वत रहा, अब यहाँ से निकल जाएगी ये मानसून की शाखा, तो ये क्षेत्र पूरी तरीके से शुष्क हो जाता है और यहीं पर आप देखेंगे थार मरुस्थल भी पाया जाता है। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये समझिए कि अरावली पर्वत जलवायु विभाजक का भी काम करती है। बाद बाकी ये जो अरावली के पश्चिम वाला जो क्षेत्र है वो शुष्क क्यों है ये भी मैंने बता दिया कि यहाँ पर वर्षा नहीं होती है, और क्यों नहीं होती है इसको भी मैंने बहुत अच्छी तरीके से आपको बता दिया। बाद बाकी डिटेल में हम लोग जब भारत की जलवायु पढ़ेंगे तब इसका अध्ययन और कर लेंगे। तो इस तरीके से हम लोगों का ये अरावली पर्वतमाला के विषय में अध्ययन पूरा हो गया। अब अगर कोई भी क्वेश्चन चाहे कॉन्सेप्चुअल बने या फिर यहाँ से फैक्ट पूछा जाए, सारी ही चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद देखो, प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत जो अगली स्थलाकृति है वो है मालवा का पठार। यहाँ पर क्या था? यहाँ पर था अरावली पर्वत। अरावली पर्वत के जब हम लोग थोड़ा सा इधर की तरफ देखेंगे पूर्व में और थोड़ा सा दक्षिण में जाएंगे तो मालवा के पठार का विस्तार है। तो मालवा पठार की अवस्थिति अरावली और विंध्य पर्वत के बीच है। यहाँ पर विंध्यन पर्वत है, ठीक है, यहाँ पर तो इनके अरावली और विंध्यन पर्वत के बीच में इस मालवा पठार की अवस्थिति है। अब आपको ध्यान रखना है कि इस मालवा के पठार का निर्माण कैसे हुआ है। तो मालवा पठार ज्वालामुखी लावा से निर्मित है। किससे? ज्वालामुखी लावा से निर्मित है। अब ज्वालामुखी लावा से निर्मित है तो सीधी सी बात है कि यहाँ पर बेसाल्ट चट्टानें पाई जाती होंगी। जब हम लोग भारत की भूगर्भिक संरचना का अध्ययन कर रहे थे तो वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जो भी स्थलाकृति ज्वालामुखी लावा से निर्मित होगी वहाँ पर बेसाल्ट चट्टानें पाई जाएंगी। तो यहाँ पर भी देखिए कि मालवा पठार का निर्माण ज्वालामुखी लावा से हुआ है, इसीलिए यहाँ पर बेसाल्ट चट्टानें पाई जाती हैं। बेसाल्ट चट्टानें पाई जाएगी तो काली मिट्टी भी पाई जाएगी। अभी वो चीज़ आगे यहाँ पर आएगी, कहीं ना कहीं जरूर लिखी होगी। अब देखो, मालवा पठार को राजस्थान में हाड़ौती का पठार
कहते हैं, और यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर तो शो नहीं किया है, बहुत ज़्यादा मैप के दृष्टि से इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि मालवा पठार को राजस्थान में हड़ौती का पठार कहते हैं। बाद बाकी मालवा पठार से बहुत सारी नदियां भी निकलती हैं, जैसे कि चंबल, काली सिंध और बेतवा। तो मालवा पठार से चंबल, काली सिंध और बेतवा जैसी बड़ी नदियां भी निकलती हैं। बाद बाकी नदियों का अध्ययन हम लोग अलग से करेंगे। अभी सिर्फ इतना समझिए कि मालवा पठार से चंबल, काली सिंध और बेतवा नदियां निकलती हैं। बाद बाकी जो मालवा पठार का जो उत्तर पूर्वी भाग है, ये वाला, ठीक है, तो ये बुंदेलखंड पठार है और ये है बघेलखंड पठार। तो यही चीज यहाँ पर लिखी हुई है, मालवा पठार के उत्तर पूर्वी भाग को बुंदेलखंड पठार और बघेलखंड पठार के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो आपने मालवा पठार की अवस्थिति को देखा। निर्माण ज्वालामुखी लावा से हुआ है, बेसाल्ट चट्टानें पाई जाती हैं, राजस्थान में इसे हड़ौती का पठार कहते हैं। मालवा पठार से चंबल, काली सिंध और बेतवा जैसी नदियां निकल रही हैं। बाद बाकी मालवा पठार के उत्तर पूर्वी भाग को बुंदेलखंड और बघेलखंड के पठार के नाम से जाना जाता है। अब देखो क्या है कि जो चंबल नदी है और उसकी जो सहायक नदियां हैं, ठीक है, उन्होंने क्या किया है कि मालवा पठार को बहुत अधिक अपर्दित करके काट छांट दिया है। देखो नदियां जब बहुत तेजी से बहती हैं तो वो स्थल को काटते हुए बहती चली जाती हैं। वही काम यहाँ पर हो रहा है कि चंबल और जो उसकी सहायक नदियां हैं उसने मालवा पठार को बहुत अधिक अपर्दित करके काट छांट दिया है, जिससे कि मालवा पठार में बीहड़ जैसे बन गए हैं। ठीक है, जैसे चंबल का बीहड़ आप सभी ने सुना होगा, तो उन बीहड़ों को खड्ड भी कहते हैं, क्योंकि बड़े बड़े खड्डे बन जाते हैं कुछ इस तरीके के ऐसे। ठीक है, तो इनको खड्ड कहा जाता है। ठीक है, और ये सब हो किस वजह से रहा है? चंबल और उसकी सहायक नदियों के द्वारा। तो इस तरीके का जो अपर्दन होता है वो भी हम लोगों को ध्यान रखना है, वो अवनालका या फिर खड्ड अपर्दन होता है। ठीक है, क्योंकि खड्डे बनते हैं तो इसे अवनालका या फिर खड्ड अपर्दन कहते हैं। इस अवनालका अपर्दन से प्रभावित भूमि को बीहड़ या फिर उत्खात भूमि कहते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है कि जो अवनालका अपर्दन होता है, ठीक है, या फिर खड्ड अपर्दन होता है, उससे जो प्रभावित भूमि होती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे बीहड़ या फिर उत्खात भूमि कहते हैं। बाद बाकी एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि भारत का कौन सा क्षेत्र अवनालका अपर्दन से प्रभावित है? तो वो आप बताएंगे मालवा पठार वाला क्षेत्र। और क्यों प्रभावित है? क्योंकि चंबल और उसकी सहायक नदियों ने यहाँ पर अपर्दन करके पूरे क्षेत्र को काट छांट दिया है, जिसकी वजह से यहाँ पर बहुत गहरे खड्ड बन गए हैं। इन खड्डों को बीहड़ कहा जाता है और क्या कहा जाता है? उत्खात भूमि। जितनी अच्छी तरीके से आप चीज़ों को कनेक्ट कर लेंगे तो आप बहुत ही कम उम्मीद है कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन गलत हो। तो जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इसी तरीके से आप चीज़ों को कनेक्ट करते चलिए और कोई भी फैक्ट छोड़िए मत। जिस चीज़ का कारण जानना है उस चीज़ का कारण मैं आपको बता रहा हूँ, आपको पता होना चाहिए। क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि क्वेश्चन अगर वन लाइनर के फॉर्मेट में पूछता है तब तो ठीक है, लेकिन बहुत बार कथन के फॉर्मेट में डाल के क्वेश्चन को टफ किया जाता है और वहाँ पर कुछ बहुत ही अजीब तरीके से कथन को लिखता है। फिर आप सोचते हो कि अरे ये क्या पूछ लिया गया, लेकिन वो कुछ नहीं, वो सिर्फ आपके कॉन्सेप्ट पर डिपेंड करेगा कि आपने कितना डीप में स्टडी की है। ठीक है, उसके बाद देखो मालवा पठार पर बेसाल्ट चट्टानें पाई जाती हैं, ये मैंने आपको बता दिया था। तो इसी के कारण यहाँ पर काली मिट्टी का विकास हुआ है। ठीक है, तो मालवा पठार में अपक्षरण के कारण काली मिट्टी का विकास हुआ है और इसी वजह से, क्योंकि यहाँ पर काली मिट्टी पाई जाती है, इसीलिए यह जो क्षेत्र है वो कपास की खेती के लिए उपयोगी है। आपको पता होना चाहिए कि जहाँ पर काली मिट्टी पाई जाती है वो क्षेत्र कपास की खेती के लिए बहुत ही उपयोगी होता है, क्योंकि काली मिट्टी में कपास का उत्पादन बहुतायत मात्रा में होता है। ठीक है, तो बेसाल्ट चट्टान पाई जाती हैं, उसी के अपक्षरण से
मालवा पठार पर काली मिट्टी का विकास हुआ है और काली मिट्टी के विकास के चलते ये क्षेत्र कपास की कृषि के लिए उपयोगी है। अब देखो कैसे चीजें कनेक्ट हो रही हैं, बेसाल्ट चट्टान है तो काली मिट्टी का निर्माण, अब काली मिट्टी है तो कपास की खेती के लिए उपयोगी, सारी चीजें कनेक्ट होते हुए चली आ रही हैं। चाहे आप यहां से यहां कनेक्ट कर लीजिए, टोटल हो जाएगा। ठीक है, अब देखो जो मालवा पठार का हम लोगों ने देखा था कि जो उत्तर पूर्वी भाग है वो बुंदेलखंड और बघेलखंड के पठार के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा बघेलखंड में हम लोग देखेंगे तो उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्र है वो सोनभद्र है। ठीक है, इलाहाबाद वाला कुछ क्षेत्र आ जाता है, लेकिन वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है बुंदेलखंड का पठार। अब हम लोग थोड़ा सा अगर देखें तो बुंदेलखंड का जो पठार है वो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में फैला हुआ है। सबसे पहले तो यही इंपॉर्टेंट है कि जो बुंदेलखंड का पठार है वो 2 राज्यों में फैला हुआ है, एक मध्य प्रदेश और एक उत्तर प्रदेश। अब देखो उत्तर प्रदेश के 7 जिले, जब हम लोग उत्तर प्रदेश विशेष को भी पढ़ रहे थे वहां पर भी हम लोगों ने इस चीज को पढ़ा था। अब मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं कि इस बुंदेलखंड के पठार के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के 7 जिले आते हैं। कौन कौन से? जालौन, ठीक है, झांसी, ललितपुर, चित्रकूट, हमीरपुर, बांदा और महोबा, ये 7 जिले आते हैं और इनसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं इनके जिलों को लेके। तो आपको दोबारा से मैं बता देता हूँ। पहली बात तो संख्या ज्ञात कर लीजिए पूरी तरीके से अपने दिमाग में। 7 बुंदेलखंड के पठार के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के 7 जिले आते हैं और 7 जिलों में कौन कौन शामिल हैं? जालौन, झांसी, ललितपुर, चित्रकूट, हमीरपुर, बांदा और महोबा। बाद बाकी मध्य प्रदेश के जिलों से हम लोगों को मतलब नहीं है क्योंकि वहां से क्वेश्चन भी कम बनते हैं। बस इतना ध्यान रख लेना कि बुंदेलखंड के पठार का भाग मध्य प्रदेश में भी आता है। अब जो ये बुंदेलखंड का पठार है ये सभी को पता होगा, यह एक सूखा प्रभावित क्षेत्र है। ठीक है, यहाँ पर जो वर्षा की मात्रा है वो बहुत ही कम होती है, इसीलिए ये एक सूखा प्रभावित क्षेत्र है। आप लगातार देखते होंगे कि उत्तर प्रदेश सरकार हमेशा वहाँ पर बहुत सारी परियोजनाएं लेके आती है, सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो एक सूखा प्रभावित क्षेत्र है और इसी कारण से ये आर्थिक दृष्टि से भी पिछड़ा है। भाई वहाँ पर खेती वेती नहीं होगी, ठीक है, पानी नहीं बरसेगा, तो इस वजह से आर्थिक दृष्टि से तो पिछड़ ही जाएगा। इसीलिए ये क्षेत्र जो है वो आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा है और भारत सरकार की और उत्तर प्रदेश की बहुत सारी योजनाएं इस बुंदेलखंड क्षेत्र को लेकर आती रहती हैं। तो आज की वीडियो में हम लोगों ने एक मालवा पठार पढ़ा और दूसरा अरावली पर्वत को पढ़ा और इसके बाद हम लोग जितनी भी अन्य स्थलाकृतियां हैं उनको एक एक करके खत्म करते चले जाएंगे। तो आप लगातार मेरे साथ बने रहिए और मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।